फॉर्च्यून फाउंडेशन हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। मी या ठिकाणी उपस्थित सर्व मुलांना विनंती करतो की जीवनामध्ये निश्चितपणे संघर्ष आहे, परंतु या संघर्षाला आपल्या जिद्दीने आणि आपण छेदू शकतो आणि आपल्या जीवनाचं आयुष्याचं अल्टिमेट जे गोल आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम. बुद्धीचे संवर्धन करणारा श्री गणेश माता सरस्वती यास नमन करून फॉर्च्यून फाउंडेशन यूथ एम्पॉवरमेंट समिट 2021 द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत चर्चासत्राच्या 7व्या दिनी आज मी आपणा सर्वांचं शब्दसुमनांनी स्वागत करतो. आजचा विषय ॲटिट्यूड दी मास्टर की. यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत माननीय पूज्य स्वामी ज्ञानवत्सलजी महाराज. आज या कार्यक्रमासाठी मंचावर विराजमान आहेत माननीय श्री अतुलजी गोयल, माननीय श्री साकेत बगाडिया, माननीय श्री जितेंद्र सगलानीजी आणि फॉर्च्यून फाउंडेशनचे अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक अनिलजी सोले. आपणास ज्ञात आहेच की गेल्या 15 वर्षापासून फॉर्च्यून फाउंडेशनतर्फे यूथ एम्पॉवरमेंट समिटचे आयोजन केले गेलेलं आहे. यंदाचं हे 7वं वर्ष आणि आजचा हा 7वा दिवस. दरवर्षी जवळपास 75,000 ते 1,00,000 युवक युवती याचा लाभ घेत असतात. त्यात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभाग घेत असतात. देशभरातल्या 100च्या वर विविध इंडस्ट्रीज उद्योगांमध्ये नोकरीकरिता इंटरव्ह्यूज घेण्यात येतात. स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीने युवकांना मार्गदर्शन केलं जातं. विविध मशनरींचं प्रात्यक्षिक त्याचा परिचय हा या माध्यमातून केला जातो. मुद्रा बँक कर्ज योजनेच्या अंतर्गत विविध बँकांचे अधिकारी मार्गदर्शन करीत असतात. दरवर्षी जवळपास 5 ते 7,000 युवक युवती या माध्यमातून रोजगार किंवा स्वयंरोजगार उभारत असतात. अशा या फॉर्च्यून फाउंडेशनतर्फे यावर्षी कोरोना पर्वामुळे या आभासी पद्धतीने या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे. आजचा विषय आत्ताच मी आपल्याला सांगितला आहे. अतिथी देवो भव ही आपली संस्कृती आणि त्या संस्कृतीला जपणं ही आपली प्रवृत्ती. त्याप्रमाणे आपण आजच्या या मंचावरील पाहुण्यांचा थोडक्यात परिचय करून घेऊया आणि स्वागताकडे वळूया. आजच्या या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित माननीय अतुलजी गोयल, आपण गोयल गंगा ग्रुपचे संचालक आहात. मी आपल्या स्वागतासाठी लेखापरीक्षक माननीय गिरीशजी मुंदडा यांना पाचारण करतो. त्यांनी माननीय अतुलजी गोयल यांचं स्वागत करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर मंचावर विराजमान प्रमुख पाहुणे माननीय साकेतजी बगडिया, आपण नागपूर ब्रँच ऑफ वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया याच्या नागपूर ब्रँचचे चेअरमन आहात. मी आपल्या स्वागतासाठी फॉर्च्यून फाउंडेशनचे पदाधिकारी माननीय संदेशजी कनोजे यांना पाचारण करतो. यानंतर मंचावर विराजमान आहे माननीय श्री जितेंद्रजी सगलानी, व्हाईस चेअरमन ऑफ नागपूर ब्रँच ऑफ वेस्टर्न इंडिया रिजनल काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया यांच्या स्वागतासाठी मी सुधीरजी कपूर यांना विनंती करतो. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाचे प्रमुख वक्ते जे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे, उद्बोधन करणार आहे, माननीय परमपूजनीय स्वामी ज्ञानवत्सलजी यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी माननीय जितेंद्रजी सगलानीजी यांना या ठिकाणी पाचारण करतो. धन्यवाद. मित्रों, साइंस में कहावत है कि द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द सेंचुरी इज़ दैट इफ़ यू चेंज योर एटीट्यूड योर लाइफ चेंजेस. मैं इसको हिंदी में अनुवादित करूँगा कि अगर आप आपके एटीट्यूड को चेंज करते हैं
तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आ सकता है। और ये चेंज कैसे आ सकता है, ये एटीट्यूड कैसे चेंज करें, उसके लिए पूज्य ज्ञानवत्सल स्वामी जी BAPS स्वामीनारायण संस्था से हमारे बीच में आज उपस्थित है। स्वामी जी ने अपना स्नातक जो है BE मतलब इंजीनियरिंग में किया, और वो भी गुजरात से किया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद स्वामी जी 1992 में उनके गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के हाथों से दीक्षित हुए। उसके बाद उन्होंने प्रमुख स्वामी महाराज के साथ में वर्ल्ड टूर किया और उनके इंटरप्रेटर के रूप में बहुत समय तक उन्होंने सेवाएं दी। BAPS जो संस्था है उसका गांधीनगर में स्थित अक्षरधाम, उसके अनावरण के मौके पे स्वामी जी का दीक्षा विधि हुआ था। स्वामी जी जो है करीब करीब 15,000 से ज़्यादा लेक्चर्स आज तक दे चुके हैं, और उसमें उन्होंने 30 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को प्रभावित किया है। रोज़ सुबह लोग उनको सुनते हैं और उनकी बातों से प्रेरणा हासिल करते हैं। स्वामी जी ने बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी अपने वक्तव्य का उन्होंने वक्तव्य किया है, जिसमें कि जैसे IIMs हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं, और बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी है, और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन में स्वामी जी ने अपना वक्तव्य दिया है। आज स्वामी जी हमारे बीच उपलब्ध हैं और वे हमसे बातचीत करेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। मैं इस मंच से स्वामी जी का स्वागत करता हूं, और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब आगे की प्रोसीडिंग्स के लिए कोऑर्डिनेटर को देता हूं। यानंतर फॉर्च्यून फाउंडेशनचे सन्माननीय अध्यक्ष, नागपुरातील सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संस्थांशी निगडित नागपूर महानगरपालिकेचे माजी महापौर, पदवीधर मतदारसंघाचे तब्बल 6 वर्ष प्रतिनिधित्व करणारे आणि ह्या सर्व भूमिका निभवत असताना विविध उपक्रम स्वतःच्या विविध संकल्पनेतून राबवणारे आणि यशस्वी होणारे माननीय प्राध्यापक अनिलजी सोले यांना मी या ठिकाणी पाचारण करतो। प्रास्ताविकास नमस्कार. फॉर्च्यून फाउंडेशन नागपूरच्या वतीने यूथ एम्पॉवरमेंट समिटच्या अंतर्गत आयोजित आत्मनिर्भर भारत स्वयंरोजगाराच्या संधी या चर्चासत्राच्या 8व्या दिवशीच्या 8व्या पुष्पामध्ये आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले, आपल्याला सर्वांना पूजनीय असलेले स्वामी ज्ञानवत्सलजी, त्याचप्रमाणे प्रमुख रूपाने या ठिकाणी उपस्थित असलेले श्री अतुल गोयलजी, श्री साकेत बगाडियाजी, श्री सगलानीजी, अनिल देवजी, या ठिकाणी उपस्थित सर्व फॉर्च्यून फाउंडेशनचे पदाधिकारी आणि या फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून या कार्यक्रमाला ऐकण्याकरता एकत्रित झालेले विदर्भातील नवे महाराष्ट्रातील हजारो युवक युवती, मी आपल्या सर्वांचं फॉर्च्यून फाउंडेशनच्या वतीने स्वागत करतो। बंधू भगिनींनो, थोड्याच वेळात आदरणीय स्वामीजी हे आपल्याला मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्याला जॉईन होत आहेत, आणि या ठिकाणी त्यांचं मार्गदर्शन म्हणजे आपल्याकरता अत्यंत अमूल्य असा ठेवा आहे। कुठलंही कार्य, जसा आपला विषय स्वयंरोजगाराचा आहे, कुठलंही कार्य करायला जर आपण निघालो तर त्याच्याकरता अधिष्ठान महत्त्वाचं आहे, आणि अशा पद्धतीचं अधिष्ठान जे आपल्या मनामध्ये रोपित करू शकतात ते आदरणीय स्वामी ज्ञानवत्सलजी आज आपल्यासमोर मार्गदर्शन करून आपल्याला ॲटिट्यूड दी मास्टर की या विषयावर मार्गदर्शन करण्याकरता आपल्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत। बंधू आणि भगिनींनो, या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आहे आदरणीय अतुलजी गोयल। आज ते देखील एक थोडक्यात आपला स्वानुभव आणि आपल्याला प्रेरित करणारे काही गोष्टी निश्चितपणे सांगणार आहेत। आपल्या उपक्रमाला त्यांच्या शुभेच्छा असतातच। मी सकाळी त्यांना म्हटलं की नाही 5 मिनिट आपण बोललं पाहिजे,
तर अतुलजी मला म्हणाले की अनिलजी, स्वामीजी बोलने वाले और उनके पहले हमने बोलना कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं सुबह उठता हूँ तो पहले जो भी अच्छे विचारों का रोपण मन में होना चाहिए और दिन में हमारा मन प्रफुल्लित होकर के अपने कार्य में मग्न होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से मैं स्वामी जी को सुनते रहता हूँ और मैं पिछले 10-15 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि इस मंच पर मैं हूँ, तो मैंने बोला फिर भी अतुल जी ऐसा है, आप हमारे बड़े शुभचिंतक रहे। जब 2015 में फॉर्चून फाउंडेशन की स्थापना हुई और पहला कार्यक्रम अपना मानकापुर स्टेडियम में हुआ, तब से अतुल जी फॉर्चून फाउंडेशन से जुड़े हैं। और हर वर्ष, पिछले वर्ष की एक गैप छोड़ दी हमने, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ष अतुल जी वहाँ आए हैं, कभी मार्गदर्शन किया है, कभी मार्गदर्शन नहीं किया तो उन्होंने अपने पीआरओ को और लड़कों को रोजगार देने की दृष्टिकोण से मार्गदर्शन हर वर्ष किया है। आपके गोयल गंगा और ग्लोकल स्क्वायर, इसमें करीब करीब 200 से 250 लोग और फॉर्चून फाउंडेशन के माध्यम से जिनको आपने रोजगार भी मुहैया करा दिया है। और इस प्रकार से ऐसा एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला, एक औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाला नेतृत्व आज जो फॉर्चून फाउंडेशन के पीछे तन मन धन से हर वक्त खड़ा रहता है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप यहाँ आए, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। फॉर्चून फाउंडेशन एक सामाजिक संस्था है, सामाजिक संगठन है। इसका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य एक ही है कि अपने यहाँ के, अपने एरिया के, अपने इलाके के लड़कों को, युवाओं को, युवतियों को खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रेरित करना। उसके लिए मार्गदर्शन तो करना ही करना, पर मार्गदर्शन के साथ साथ उनको जो अड़चनें आती है, उन अड़चनों को दूर करने की दृष्टिकोण से प्रयासरत रहना, ये फॉर्चून फाउंडेशन का उद्देश्य है। इसलिए हर वर्ष 50,000 के ऊपर लड़के लड़कियां सिर्फ विदर्भ से ही नहीं, महाराष्ट्र के कई हिस्सों से और छत्तीसगढ़ से भी नागपुर में यूथ एम्पावरमेंट समिट अटेंड करने के लिए आते हैं। हमारे यहाँ के युवा राह देखते रहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट समिट इस वर्ष का कब है। ये 3 दिन का कार्यक्रम रहता है। एक ही छत के नीचे अलग अलग उद्योगों को लगने वाली यंत्र सामग्री का प्रदर्शन, 100 से ऊपर मशीनरी रहती है। 3,000 रुपये से लेकर तो 3 लाख रुपए तक के कॉस्टिंग की मशीनरी का प्रदर्शन वहाँ रहता है। मशीनरी के साथ साथ उनको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देते हैं, 1 लाख 2 लाख में ये बिजनेस कैसा शुरू हो सके और 15-20 हज़ार रुपये महीने की कमाई और अपने बलबूते पे युवक कैसा कर सके, इसका मार्गदर्शन भी करते हैं। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कुछ कठिनाई यदि है तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट का पैनल भी वहाँ रहता है, जो सोशल कॉज करके उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। यदि मशीनरी फिक्स कर ली, उद्योग तैयार कर लिया, तो फिर फाइनेंस की ज़रूरत है, तो 20 से 22 बैंकों के अलग अलग स्टॉल जो मुद्रा बैंकिंग के कर्जे दे सकते हैं, उस दृष्टिकोण से वहाँ लगे हुए रहते हैं। उसके साथ साथ विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की और जो डिपार्टमेंट्स है, उनके डिपार्टमेंट्स के भी स्टॉल्स रहते हैं। MIDC, डिस्ट्रिक्ट जिला उद्योग केंद्र, उसी प्रकार से वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनके स्टॉल्स भी वहाँ रहते हैं। समाज कल्याण विभाग है, कामगार विभाग है, चर्मकार विभाग है, अलग अलग विभाग के स्टॉल्स रहते हैं, जिसमें कुछ कंसेशंस, कुछ सब्सिडीज़ जो दी जाती है। फिर जिसको हम MSME, खादी ग्रामोद्योग, इनके भी स्टॉल्स वहाँ लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से एक ही छत के नीचे ये सब चीज़ें लड़कों के लिए, युवाओं के लिए मुहैया करा देने का काम और फॉर्चून फाउंडेशन की ओर से हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी हमारा यही प्लान था, पर कोरोना के कारण हम एकत्रित गैदरिंग नहीं कर सके। पर उसी के साथ साथ उस 3 दिन में हमारे यहाँ ज्ञान यज्ञ भी चलता है और ज्ञान यज्ञ के तहत अलग अलग डोम में
अलग अलग जगह पैरेलल सेशंस चलते रहते हैं, जिसमें 15-20 स्पीकर्स आकर के और अलग अलग प्रकार से कुछ मोटिवेशन के दृष्टिकोण से, कुछ बेस ठीक करने के दृष्टिकोण से, कुछ किसी बिजनेस के दृष्टिकोण से ऐसा मार्गदर्शन करने के लिए अलग अलग वक्ता भी वहाँ आते हैं। इस वर्ष वो नहीं हो सका और इसलिए 3 अप्रैल से लेकर तो कल 11 अप्रैल तक ऐसा 9 दिन का ये पूरा कार्यक्रम, ज्ञान दान का कार्यक्रम ये हमने रखा और इस दृष्टिकोण से हमारे युवाओं को अलग अलग प्रकार से मार्गदर्शन मिलके वो खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाए, इस दृष्टिकोण से हमारा उद्देश्य इसके पीछे है। पिछले 7 दिन से लगातार रोज़ शाम को 6 बजे और इस प्रकार का आयोजन होता है। अलग अलग मान्यता प्राप्त लोग उसमें आकर के युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं और उनका मार्गदर्शन लेकर के युवक अपने भविष्य को निर्धारित करने के दृष्टिकोण से प्रयासरत रहते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, स्वामी जी आज इस उपक्रम में हमारे विदर्भ के युवाओं को मार्गदर्शन करने के लिए हमारे में उपस्थित हुए हैं और स्वामी जी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से आज जो फॉर्चून फाउंडेशन, स्वामी जी को प्रणाम, फॉर्चून फाउंडेशन जो लगातार प्रयास कर रहा है, आज स्वामी जी के उद्बोधन के कारण मैं समझता हूँ कि फॉर्चून फाउंडेशन को एक आशीर्वाद और स्वामी जी का आज हमें मिला है। निश्चित रूप से स्वामी जी के मार्गदर्शन से विदर्भ के युवाओं को और महाराष्ट्र के युवक जो इस माध्यम से हमारे से जुड़े हैं, वो सब लोगों को एक अलग प्रकार की ऊर्जा और निश्चित रूप से मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस वाणी के साथ मैं अपने 2 शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। इसके बाद मैं यहाँ पे बुलाता हूँ माननीय अतुल जी गोयल जी से। वे कम से कम 5 मिनट तो भी हमें उद्बोधन करें। माननीय अतुल जी गोयल। स्वामी जी प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित अनिल सोले जी फॉर्चून फाउंडेशन के चेयरमैन और साकेत जी और जितेंद्र जी यहाँ पर जो उपस्थित हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। आज जैसे अनिल सोले जी ने कहा कि पिछले 7 साल से फॉर्चून फाउंडेशन विदर्भ की एक ऐसी समस्या, जहाँ पर ये सिर्फ विदर्भ की नहीं हमारे पूरे भारत की समस्या है, लेकिन इस समस्या को अनिल जी ने जिस तरह से संबोधित किया है, जिस तरह से आयोजित किया है कि इंडस्ट्री जिसको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, और वहीं अच्छे एजुकेटेड लोगों को इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत होती है, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो काम पिछले 7 साल से अनिल जी ने किया है, ये एक विदर्भ में मैं समझता हूँ कि ये इन्होंने एक जो शुरुआत की है 7 साल से, अगर ये अगले 7 साल तक चलता रहा तो ये विदर्भ में अपने आप में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो सिर्फ एक विदर्भ का प्लेटफॉर्म नहीं, लेकिन भारत के बाकी भी देश, बाकी भी लोग उससे प्रेरणा लेंगे और ये प्लेटफॉर्म को कॉपी करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, इससे अच्छी कल्पना मैं नहीं समझता कि पूरे भारत में किसी ने भी की है। समाज सेवा काफ़ी लोग करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये सिर्फ समाज सेवा नहीं है, ये सिर्फ प्रेरणा देने का काम नहीं है, ये ऐसा पौधा लगाने का काम है जो धीरे धीरे आज 7 साल में अभी हुए हैं, अगले 7 साल में ये ऐसा वृक्ष बन जाएगा जिससे जो पूरे विदर्भ को फल मिलेंगे, वो फल की हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो कितने मीठे फल मिलेंगे। क्योंकि ये जो यूथ है, ये जो युवा है, इनको एक अच्छे इंडस्ट्री, अच्छे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। और ये पूरे काम को करने के लिए अनिल सोले जी ने और उनकी फॉर्चून फाउंडेशन ने जो एफर्ट लिए हैं, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पूरे विदर्भ की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से। आज हम लोग पिछले कई सालों से विदर्भ में काम कर रहे हैं और विदर्भ में काम करते वक्त हमें ये पता चला कि विदर्भ से काफ़ी लोग
एम्प्लॉयमेंट के लिए विदर्भ छोड़ के बाहर जाते थे, आज अनिल सोयलजी और फॉर्चून फाउंडेशन ने उनको विदर्भ में रोकने का काम किया है, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है। और ये विदर्भ के प्रोग्रेस के लिए, विदर्भ के भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा काम है, जिसका पॉलिटिकल नहीं बट समाज के लिए और यहाँ के ग्रोथ के लिए ये एक बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने। और उसके लिए हम सभी लोग उनको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और ये शुभकामनाएं देते हैं कि ये ऐसे ही आगे भी काम करते रहें। हमारे को 7 साल से हम लोग इनसे जुड़े हैं और ये जुड़ने का मौका मिला, उसके लिए मैं अनिल सोयलजी और फॉर्चून फाउंडेशन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और उसके साथ ही स्वामी जी, मैं पिछले काफ़ी सालों से आपका सुबह उठ के मैं यूट्यूब पे आपके सभी संबोधित किए हुए भाषण सुना हूँ और सुनता रहा हूँ। और एटीट्यूड के ऊपर भी मैंने सुना है, आप काफ़ी अच्छा बोलते हैं और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आपको लाइव सुन सकूं। इसके लिए मैं आपको मिलने की मुझे एक मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत आपको नमन करता हूं और अनिल सोयलजी जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। धन्यवाद अतुलजी. थोडक्या शब्दात आपण चांगलं उद्बोधन केलं. आपले हे थोडके शब्दच फॉर्च्यून फाउंडेशनसाठी फार महत्त्वाचे ठरणार आहे. आता आपण ज्या क्षणाची अगदी उत्सुकतेने वाट बघत आहोत, आजचा हा मणिकांचन योग, सुवर्ण योग, की आजच्या या उद्बोधनासाठी फॉर्च्यून फाउंडेशनला आज माननीय पूज्य स्वामी ज्ञानवत्सलजी महाराज आपल्याला लाभलेले आहेत. सर्वप्रथम आपण त्यांचं फॉर्च्यून फाउंडेशनतर्फे शब्दसुमनांनी स्वागत करूया, टाळ्यांच्या गजरामध्ये स्वागत करूया. कारण आभासी पद्धतीने असल्यामुळे प्रत्यक्ष स्वागत करण्याची संधी जरी आपल्याला नसली तरी स्वामीजींची उपस्थिती हीच फॉर्च्यून फाउंडेशनसाठी सुवर्ण क्षण आहे असं मी समजतो. आणि आजचा त्यांचा विषय आहे ॲटिट्यूड दी मास्टर की. आणि माननीय परमपूजनीय स्वामी ज्ञानवत्सलजी यांना विनंती करतो की त्यांनी उद्बोधन करावं. श्री स्वामीनारायण भगवान की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. राधा कृष्ण देव की जय. सियावर रामचंद्र भगवान की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय. महंत स्वामी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. सर्वप्रथम तो एक नम्र विनंती है कि कुछ टेक्निकल खामी, दिक्कत की वजह से मुझे ही अपना आवाज बहुत सुनाई दे रहा है. 2-3 सेकंड लेट में, डिले में मुझे सुनाई दे रहा है, तो वो टेक्निकल ग्लिच जरा ठीक करें. हेलो. हेलो. स्वामी जी, हमें आ रहा है स्वामी जी आवाज आपका. नहीं, मुझे मेरा आवाज 3 सेकंड डिले में सुनाई दे रहा है. पूरी स्पीच मुझे सुनाई दे रही है अपने कान में. अच्छा अच्छा अच्छा, पुनः ईयरफोन, यदि आप ईयरफोन निकाल डालेंगे तो नहीं आएगा स्वामी जी. फिर मेरा आवाज प्रॉपर आपको नहीं आएगा. नहीं आएगा, हमें आएगा. देखते हैं. अभी आता है आवाज? हाँ बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है. हेलो, अभी मेरा आवाज आता है? हाँ आ रहा है. ये बंद करूं? हाँ हाँ ठीक आ रहा है. हाँ
हाँ ठीक है, एकदम ठीक है। स्वामीनारायण के चरणों में वंदन के साथ हमारे गुरु हरि परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज और प्रगट गुरु हरि परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के चरणों में वंदन के साथ आज फॉर्च्यून फाउंडेशन के द्वारा आयोजित ये यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम समिट, जो अभी बताया गया कि हर साल प्रत्यक्ष रूप में ये मनाया जाता है और हजारों युवाओं को लाभ मिलता है, वो आज कोरोना की वजह से ऑनलाइन एक प्रोग्राम है। और इस समिट के आयोजन में पूर्व महापौर और विधायक और फॉर्च्यून फाउंडेशन के चेयरमैन श्री अनिल सोले जी, गोयल गंगा के संचालक श्री अतुल जी, साकेत जी, जितेंद्र सागलानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपा के प्रेसिडेंट, और सभी विद्यार्थी जो आज उपस्थित हैं, ये युवाओं, आप सभी को हमारे नमस्कार, गुड इवनिंग और जय स्वामीनारायण। जैसे अभी अतुल जी ने बताया कि विद्यार्थी के लिए ये एक संस्था बहुत सुंदर कार्य कर रही है और पिछले 7 सालों से ये लगातार कार्यक्रम होता रहता है और बड़े अच्छे मार्गदर्शक, अनुभवी मार्गदर्शक का लाभ, का ज्ञान का लाभ युवाओं को मिलता है। इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। तो कहने की बात यह है कि इस संजोग, इस परिस्थिति में तो इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलना वो एक सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारे भविष्य है। इस देश की जिम्मेदारी भविष्य में आप सभी युवाओं, आपके कंधों पे है। तो आपका तैयार होना और आपको तैयार करने में हमारी पीढ़ी का जो भी सहयोग आपको हम दे सके वो देना, वो आपकी और हमारी सभी की देश में। तो आज इस कार्यक्रम में, इस समिट में मुझे ऐसा विषय दिया गया है कि एटीट्यूड की मास्टर की मतलब अभिगम है। तो एक मास्टर की मतलब हम समझते हैं कि मास्टर की वो होती है जो की वजह से जितने ताले होते हैं वो सभी कुछ खुल जाते हैं। यू कैन ओपन ऑल द लॉक्स, सभी लॉक आप खोल सकते हैं इस चाबी से, यही इसका मतलब है। तो अभिगम कैसे मास्टर की है? तो हकीकत यह है कि आप समझ सकते हो कि आज समाज में दिखता है कि कभी संसाधन हमारे पास ज्यादा हो या कम हो, पैसे ज्यादा हो या कम हो, पढ़ाई थोड़ी अच्छी कर पाए, ठीक शायद नहीं कर पाए कोई वजह से, अपॉर्चुनिटीज भी इनइक्वल रहती है। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी शायद कम मिली, थोड़ी ज्यादा मिली। इस सभी के बीच सफलता के लिए, शिखर सर करने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका जिसकी रहती है वो अभिगम है। ऐसा देखा गया है इतिहास में आज तक, क्योंकि 90 की साल तक, 1990 के साल तक तो ऐसा माना जाता था कि जिसके पास संसाधन ज्यादा हो तो वे अच्छी तरह से अपने जीवन में कामयाब हो सकते, अपने कार्य क्षेत्र में सकते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 90 की साल के बाद ऐसा कुछ दिखाई दिया कि कभी संसाधन कम हो तो भी लोग जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और कई बार संसाधन सभी अच्छे हो, मतलब रिसोर्सेज, तभी भी सफलताएं कम मिलती हैं। इस पर बहुत गौर किया गया। अमेरिका के एक बड़े अच्छे मैनेजमेंट गुरु थे जेफ केलर, उन्होंने 14 साल तक इस विषय पे बहुत रिसर्च किया और यही नतीजे पे आए, क्योंकि 3,000 से ज्यादा सफल असफल व्यक्तियों को मिले के कारण हमने उनके साथ चर्चा की, उनके इंटरव्यू लिए और बहुत गहराई तक इस विषय में गए और ये संशोधन के हाथ आए और हमें प्राप्त हुआ। और उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक लिखा, जो आज सभी आप युवा मित्रों को मैं अनुरोध करता हूँ कि आप ये पुस्तक जरूर पढ़ें।
पुस्तक का शीर्षक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, अब जो कुछ भी है वो अभिगम है, और इनके लेखक जेफ केलर है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, पुस्तक का नाम है एटीट्यूड, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और उनके लेखक है जेफ केलर। इस पुस्तक में उन्होंने यही बात लिखी है कि संसाधन शायद आपके पास व्यवस्थाएं कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जो बहुत बड़ी अहम भूमिका आपकी सफलता के लिए है, आपके जीवन में प्रगति के लिए है, वो है आपका अभिगम। तो इस अभिगम जब व्यक्ति के जीवन में आता है तब वो सब कुछ कर पाता है। आज आप युवा मित्रों से मैं अपना भी एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने 400 से भी ज्यादा जीवन चरित्र महापुरुषों के पढ़े हैं, from Mahatma Gandhi to Nelson Mandela, Abraham Lincoln to George Washington to Winston Churchill to Sachin Tendulkar to Michael Jordan। तो इन सभी के जीवन में सभी वक्त पे सभी दिन रहे, सभी दिन अच्छे रहे, सभी दिन एक तरह के रहे, ऐसा नहीं बना। इन सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आया, परिस्थितियां बदलती रही, व्यवस्थाएं ज्यादा कम होती रही, संजोग और परिस्थिति ने साथ दिया नहीं दिया, ये सभी कुछ इन लोगों के जीवन में बना है। तो 400 से भी ज्यादा महान व्यक्तियों के जीवन में मैंने पढ़ा है। तो इन सभी परिस्थितियों के बीच में लोग सब अड़ग रहे, स्थिर रहे, चलते रहे, दौड़ते रहे, कामयाब होते रहे। उनका एक ही कारण है, अभिगम, एटीट्यूड। एक बहुत बड़ी बात हमें आज मिली है मास्टर की, इसलिए ये है। तो आप सभी युवा मित्रों, आपके सामने भी पूरा जीवन खड़ा है, कई दशकों आपके सामने हैं। आप चाहे तो आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, सामाजिक जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आ सकते हैं, देश के भी महान सेवा कर सकते हैं। एक अभिगम सही प्रकार का चाहिए, उच्च प्रकार का चाहिए और पवित्र चाहिए, तीनों प्रकार का अभिगम चाहिए। तो सबसे पहला अभिगम है पुरुषार्थ का अभिगम, कि जीवन में कभी पुरुषार्थ से मत रखना, क्योंकि पुरुषार्थ से ही जीवन में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर से दोहराना चाहूंगा कि संसाधन शायद कम हो ज्यादा हो, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं कई बार। तो अंबेडकर जी को जीवन में संसाधन कम थे, जब वे छोटे थे में तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। और इतिहास के पन्नों पे हम पढ़ते हैं कि अंबेडकर जी रात को सड़क पे बैठ के मतलब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे। क्या तमन्ना, क्या पुरुषार्थ की एक लगन और ज्ञान प्राप्त करने की एक पिपासा। तो ये उनके जीवन में हम देखते हैं। तो अंबेडकर जी पास बचपन में संसाधन कम थे, लेकिन उनके जीवन से हम ये बात सीखते हैं कि संसाधन कम हो, लेकिन आपका अगर पुरुषार्थ का अभिगम हो तो जरूर आप जीवन में आगे निकल सकते हो। अंबेडकर जी को 9 भाषा आती थी, मतलब बोल सकते थे, लिख सकते थे। और हम जानते हैं सभी कि भारत का संविधान तैयार करने में मुख्य भूमिका उनकी रही। तो कहने की बात यह है कि ऐसे महापुरुषों का जीवन हमारे सामने प्रत्यक्ष है, कि जिनके जीवन में से हम बहुत प्रेरणा ले सकते हैं। तो आज तो जो डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन में बचपन में जो उनके संसाधन कम थे, परिस्थितियां ऐसी अनुकूल नहीं थी, ऐसी तो आपकी है नहीं। आप सभी विद्यार्थी हैं, आपके पास तो कई अच्छी परिस्थिति है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के उनके जीवन में से आप प्रेरणा लेके ये पुरुषार्थ का अभिगम हमेशा रखें। आपके पास अभी पुरुषार्थ करने का वक्त है, ये समय है आपके जीवन का। अभी आपके पास विद्याभ्यास के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा खेल लिया, ठीक है, मित्रों को थोड़ा मिल लिया, थोड़ा सोशल मीडिया पे चले गए, थोड़े दो चार अच्छे जो टीवी प्रोग्राम है वो देख लिए, लेकिन
मुख्य फोकस आप अभ्यास पे रखना, क्योंकि आपके पास 2-3 अच्छी प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी तो आप जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं। इसी बार शायद आपने सुना होगा, देखा होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में इसी साल, तब पिछले साल में पूरे कोरोना से तो भी ऑनलाइन स्टडीज हुई थी ये वो, लेकिन इस वक्त ये परिस्थिति बनी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के सभी विद्यार्थी 100% को कैंपस प्लेसमेंट मिल गया। आज ये संस्था फॉर्च्यून फाउंडेशन यही प्रयत्न करती है कि विद्यार्थी को अभी और भविष्य में हम प्रार्थना करते हैं कि ये फाउंडेशन के माध्यम से पूरे भारत के सभी युवाओं को ये लाभ मिले कि कैंपस प्लेसमेंट हो जाए, यूथ एम्पावरमेंट हो जाए और सभी को जॉब्स मिले, स्टार्टअप्स के लिए व्यवस्थाएं मिले और अच्छे बिजनेस की ओर प्रगति कर सके, क्योंकि हम सभी को भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है, समय दिया है, तो अब ये बुद्धि शक्ति और समय का यही इस्तेमाल हमें करना है। तो पुरुषार्थ का भी हम रखें, यही बात हम करना चाहते हैं में कि पुरुषार्थ से पीछे मत हटना। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी आप युवा अवस्था में है तो पढ़ाई करें। आप शायद आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई मैनेजमेंट स्कूल में विद्यार्थी ग्रेजुएट होके बाहर निकलते हैं तो प्रथम जॉब में ही उनको 1 लाख की महीने की तनख्वाह, 2 लाख की, 3 लाख की भी मिल जाती है। तो आप समझ सकते हो कि आप ये तनख्वाह पे चले गए शुरुआत में 22-23 साल की उम्र में, तो अगले 20-25 साल में तो कहाँ तक पहुंच सकते हो, कितनों को प्रेरणा दे सकते हो, कितनों को मदद हो सकते हो, और ऐसी फॉर्च्यून फाउंडेशन जैसी संस्था भी खोल सकते हो और हजारों युवाओं को लाभ दिला सकते हो। तो पढ़ाई की पुरुषार्थ करे, ये अभिगम रखे, पुरुषार्थ का अभिगम। एक सत्य घटना आपसे शेयर करना चाहूंगा। कई साल पहले की ये बात है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कोई डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव में कोई एस्ट्रोलॉजर जो भविष्य देखता है, हाथ देखते, तो वह गया होगा। तो गांव में सभी लोग इकट्ठे हो गए, सभी लोग की इच्छा थी कि हमारा भविष्य कुछ हमें ये कहे। उनके बच्चों को लेके आए थे, उनके बच्चों का भविष्य ये कहे। तो पूरी एक लंबी कतार थी। एक माँ भी अपने 5 साल के छोटे लड़के को लेके, उनकी बारी आई तो उन्होंने ये ज्योतिष को पूछा कि आप मेरे बच्चे का हाथ देखिए और कैसी अच्छी पढ़ाई वो भविष्य में करेगा और कितनी बड़ी पढ़ाई करेगा वो आप मुझे बताएं, क्योंकि माँ की इच्छा थी कि मेरा बच्चा बहुत अच्छी तरह से पढ़े। और कोई भी माँ बाप की, आपके माँ बाप की ये इच्छा है मन में। तो वो ज्योतिष ने हाथ तो देखा और कहा कि माफ करना, लेकिन ये बच्चे के हाथ में कोई पढ़ाई की रेखा नहीं है, विद्यार्थी रेखा नहीं है। माँ को तो बहुत दुख लगा, रोने लगी और पूछा कि अगर किसी कोई बच्चे विद्यार्थी के हाथ में कोई विद्यार्थी की हस्तरेखा हो तो वो कहाँ होती है, तो कुछ ज्योतिष ने दिखाया होगा कि ये होती है। माँ तो अपने बच्चे को लेकर रोती रोती घर चली गई। लेकिन घर में जाके वो बच्चे ने माँ को पूछा कि माँ क्यों रो रही है, तो माँ ने कहा कि देखो मेरे मन में ये था कि आप अच्छी पढ़ाई करें और बड़े होके बड़े अफसर बने, लेकिन मेरा ये स्वप्न आज तो में मिल गया, क्योंकि ये ज्योतिष ने कहा कि आपके हस्त में कोई विद्या रेखा नहीं है। तब ये छोटे बच्चे ने कहा कि माँ अगर विद्या रेखा बहुत बड़ी अच्छी होती है और बहुत बड़ी अच्छी पढ़ाई वो भविष्य में करने वाला होता है तो वो हाथ में हस्त रेखा होती कहाँ है। फिर तो ज्योतिष ने बताया कि यहाँ से कुछ यहाँ है, जो बताया था वो माँ ने बच्चे को बताया। फिर बच्चा तो एकदम से जाके रसोई घर में दौड़ा और वहां से एक नाइफ ली और अपने हाथ में जहाँ वो रेखा अपने माता ने दिखाई थी वहां अपने वो नाइफ से वो रेखा बना दी और फिर वो एकदम खून की धारा छूट गई उसके हाथ में से। उसके माँ ने देखा और माँ ने चिल्ला के, अरे तूने क्या किया। तो बच्चे ने कहा कि माँ शायद भगवान भूल गए थे मेरे हस्त में विद्या रेखा रखने की, तो मैंने अपने हस्त में ये विद्या रेखा रख ली।
तो माँ ने तो फिर जो दवाई करनी थी वो की, लेकिन बच्चे का अभिगम, दिस इज द मास्टर की। मुझे अच्छी पढ़ाई करना है, पुरुषार्थ करना है। वो बच्चे ने अच्छी पढ़ाई की, अपने गांव में से वो प्रथम लड़का था जो ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर वो बच्चे ने उस वक्त अपनी माँ को कहा था, मैं सिर्फ विलायत पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, फिर वह पढ़ने के लिए भी जाऊंगा, तो चिंता मत कर। वो बच्चा मेरिट इतना अच्छा था, स्कॉलरशिप मिली और इंग्लैंड ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के लिए गया, वहां से ग्रेजुएट हुआ और वहां से फिर वापस आया। कुछ 2-3 साल यहाँ रहा, फिर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में, फैकल्टी के रूप में उनकी पसंदगी हुई, वहाँ ऑक्सफोर्ड पढ़ाने के लिए जाते थे। और फिर भारत आए, भारत में जाहिर जीवन चालू किया। गांधी जी के साथ वे स्वातंत्र लड़ाई में जुड़ गए और जब भारत स्वतंत्र हुआ तब एक वक्त भारत के महामहिम राष्ट्रपति भी बने। मैं बात कर रहा हूँ जो छोटा लड़का था वहां से लेके भारत के राष्ट्रपति बने। कहानी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। कितनी बड़ी बात, इतनी प्रेरणादायी बात। तो आप हमेशा अपने आंखों के सामने ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर रखना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की तस्वीर रखना। ऐसे तो कोई कई प्रकार के प्रसंग है, लेकिन ऐसे तो भारत के महापुरुषों की मैंने आपको बात की कि उनको जीवन में संसाधन शायद जब छोटे थे, बच्चे थे, तब कम था। ऐसे कोई बड़े परिवार में पैदा नहीं हुए थे, ऐसे कोई आर्य परिवार में जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी ये दोनों महापुरुषों अपने जीवन में पुरुषार्थ का अभिगम रखा, तो विद्याभ्यास प्राप्त किया और अतुल्य सिद्धियां प्राप्त की अपने जीवन में और देश को भी बहुत बड़ा प्रदान दिया और बड़ी समाज सेवा की। तो अभिगम का पुरुषार्थ हमेशा रखना। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, द हाइट attained and kept by great personality are not attained by sudden flights, but they, while their companions slept, were toiling upwards at night. मतलब कि जो महापुरुषों ने अपने जीवन में सिद्धियां हासिल की हैं, जो शिखर पे वे विराजते हैं अभी, वो ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पूरी रात को निद्रा को बाजू पे रखते हुए पुरुषार्थ करते करते हुए जो अपने साथी मित्र चैन को सोते थे, रात को निद्रा में थे, तब ये महापुरुष अपने जीवन में पुरुषार्थ करते रहे। आपको अभी ये बैकड्रॉप में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर जो दिख रहा है वो प्रमुख साईं महाराज का है, जिन्होंने जिस संस्था से मैं आता हूँ, जो बीएपीएस स्वामीनारायण संस्था को एक विश्वव्यापी संस्था बनाई। आज दुनिया की प्रथम 10 एनजीओ में से बीएपीएस एक संस्था है। 160 प्रकार की हम सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरण लक्षित अभी भी प्रवृत्तियां देश प्रदेश में करते हैं। आप सभी ने अक्षरधाम का नाम सुना है, गांधीनगर में है, दिल्ली में अक्षरधाम है, अभी अमेरिका में 265 एकड़ पे अक्षरधाम बन रहा है, अबू धाबी में 27 एकड़ पे अक्षरधाम कैंपस बन रहा है, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। और प्रमुख साईं महाराज ने अपने जीवन काल में 45 इयर्स में 1400 से ज्यादा संस्था बनाई, 1400 से ज्यादा हॉस्पिटल, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज, कम्युनिटी हॉल, संस्कार केंद्र, संस्कार धाम, मंदिर और अक्षरधाम बनाए। मतलब हर 15वें दिन एक जमीन खरीदी और उस जमीन सभी लीगल प्रोसेस से पास करते हुए, फंड रेजिंग करते हुए, प्लानिंग करते हुए वहां समाज सेवा संस्था प्रमुख साईं महाराज ने खड़ी कर दी। और आज सभी ये समाज सेवा संस्था समाज के लिए कार्यरत है और एक उत्तम संस्था के रूप में समाज की सेवा कर रहे, हमारे जैसे 1200 संतों को दीक्षा दी। इतना बड़ा कार्य प्रमुख साईं महाराज ने पुरुषार्थ से किया, श्रद्धा से किया। एक नींव रखी थी, अभिगम एक रखा था कि निस्वार्थ भाव से पुरुषार्थ करते रहना है, करते रहे तो इतनी बड़ी कामयाबी, इतनी बड़ी सिद्धि को जीवन में प्राप्त हुई। तो आप सभी विद्यार्थी मित्र हैं और युवा हैं, आपको यही एक अनुरोध है आज के माध्यम से कि आप अभिगम हमेशा पुरुषार्थ का रखना, करते रहना, चलते रहना, दौड़ते रहना, दौड़ते रहना।
परस्पिरेशन ब्रिंग्स सक्सेस, ऐसी भी एक कहावत अंग्रेजी में है कि जितना पसीना ज्यादा उतनी सिद्धियां ज्यादा। जितना पसीना ज्यादा उतनी सिद्धियां ज्यादा। फिर से एक बार ये वाक्य आप अपने हृदय में हृदय करके घर जाना। जितना पसीना ज्यादा उतनी सिद्धियां ज्यादा। तो ये पुरुषार्थ का एक अभिगम है, ये हमें करते रहना है। इससे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है। दूसरा एक अभिगम है, वो नियमितता का है। कई बार ऐसा होता है कि हम उत्साह में आ जाते हैं तो पुरुषार्थ कर लेते हैं, फिर ढीले पड़ जाते हैं, फिर आलस आ जाती है, फिर ऐसे ही समय गंवा देते हैं, दिन के दिन चले जाते हैं, हफ्ते के हफ्ते, कई बार महीने के महीने चले जाते हैं, और यही अभिगम में रहते हैं कि अभी तो परीक्षाएं तो बहुत दूर हैं, देख लेंगे। तो इससे ये काम नहीं बनता है। सातत्य चाहिए, नियमितता। तो ये दूसरी बात आपको ये कहनी है अभिगम में कि सातत्य, नियमितता। हमारे गुरुवारी प्रमुख साईं महाराज कई बार ये बात करते थे कि ये सूर्य है वो नियमित निकलता है तो लोग उनको पूजते हैं। नदी का पानी नियमित बहता है तो समुद्र को मिलता है। छोटा सा भी काम अगर आपने नियमित निश्चित रूप में किया तो वो बहुत बड़ा फल दे सकता है। एक हकीकत है। तो नियमितता रखना, शेड्यूल बनाए रखना, इस सुबह इतने बजे उठना, इतने बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाना। आप सभी ने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा और उनको खेलते हुए देखा भी होगा। गॉड गिफ्टेड बैट्समैन थे, बड़ी खराब शुरू में, और जैसे बैटिंग करने के लिए उनका अवतरण पृथ्वी पे हुआ है, भगवान ने कुछ स्पेशल गढ़ाई उनकी की है। जब उनको खेलते देखते हैं तब इसी बात नजरअंदाज होती है, मतलब नजर में आती है। उनके जीवन में इतने वो टैलेंटेड बैट्समैन थे, गॉड गिफ्टेड बैट्समैन थे, लेकिन पुरुषार्थी थे, परिश्रमी थे, लेकिन सातत्य उन्होंने बहुत मेंटेन किया। कभी खेल के दौरान, मतलब खेल के जो साल थे उनके 20 साल में, कभी वो लेट नाइट पार्टीज में नहीं गए, कभी लेट नाइट क्लब में नहीं गए। और स्पोर्ट्समैन है तो 9:30 10 बजे सो जाना है, सुबह 4:30 5 बजे उठ जाना है, प्रैक्टिस जाना है। यही नींव उन्होंने रखी थी। तो ये नियमित और सातत्य के लिए थोड़ा त्याग भी करना पड़ता है। आप विद्यार्थी हैं तो फिर आप ये कहेंगे कि चलो रात को हम टीवी भी देख लेते हैं 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 11:30 12 बजे तक, और फिर आप चाहेंगे कि सुबह मैं जल्दी उठ के अच्छी पढ़ाई करूं, या मैं अच्छी पढ़ाई करूं। तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो आपने अंदर मन में डाला है वो सभी कुछ आप पढ़ने बैठेंगे तो आपके सामने चलचित्र के रूप में फिर से प्रकट हो जाएगा। तो थोड़ा संयम नियम रखना है सातत्य के साथ। सचिन तेंदुलकर ने यह रखा, सुबह 6 बजे नेट पे पहुंच जाते थे। जब सचिन तेंदुलकर को अपने जीवन में 20 साल पूरे हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, तभी मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी अच्छी सप्लीमेंट्री उनके बारे में, उनको एक अभिनंदन के रूप में ये सप्लीमेंट्री तैयार हुई थी। उसमें पत्रकार ने इंटरव्यू में प्रथम प्रश्न ये पूछा कि सर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस ऑफ 20 इयर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब आपकी सिद्धि का रहस्य क्या है, आप 20 साल तक अंतरराष्ट्रीय मंच पे आप प्रभावित रहे। तो सचिन जी ने उस वक्त बताया था कि आई नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, आई वॉक क्रिकेट, आई ड्रिंक क्रिकेट, आई ईट क्रिकेट, आई स्लीप क्रिकेट। क्या बड़ी बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ क्रिकेट खेलता नहीं हूं, मैं क्रिकेट सोचता हूं, मैं क्रिकेट का स्वप्न देखता हूं, मैं खाता हूं क्रिकेट, पीता हूं क्रिकेट, चलता हूं क्रिकेट, दौड़ता हूं क्रिकेट। पूरे दिन मेरे मन में क्रिकेट 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 लगा है। ये अभिगम आप सभी विद्यार्थी को सीखना है। पूरे दिन आपके जीवन में, मतलब पूरे दिन आपके मन में
ये लक्ष्य बनाए रखना कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, ये 2 डिग्री मुझे प्राप्त करनी है और जीवन में इस मार्ग पे चलते चलते ये मेरी मंजिल है और वहां तक मुझे पहुंचना है। इसका अनुसंधान नित्य आपके मन में रहना चाहिए। इससे सफलता की ओर आप अच्छी तरह से दौड़ सकते हो, लेकिन कितना सातत्य, नियमित। उन्होंने कहा कि मैं 6 बजे सुबह नेट पे पहुंच जाता हूँ, पहला बॉल खेल देता हूँ, मैं 500 गेंद खेलता हूँ, फिर ही और कुछ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता हूँ। पत्रकार ने बड़े आश्चर्य से पूछा कि पिछले दिन अगर, मतलब अगले दिन अगर आपने एक सेंचुरी बनाई है या डबल सेंचुरी बनाई है, आप नॉट आउट हो, आपको खेलना है 10 बजे, फिर भी आप सुबह में प्रैक्टिस में 500 गेंद खेलते हो। सचिन ने बताया कि हाँ, सुबह 6 बजे उठ के ये प्रैक्टिस करना तो बहुत जरूरी है और मैंने सेंचुरी बनाई है तो अभी सुबह 6 बजे मैं नेट पे पहुंच जाता हूँ और सुबह 6 बजे मैं प्रैक्टिस में जुड़ जाता हूँ और 500 गेंद खेलता हूँ। तो देखो, ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की, उनके जीवन में हमें ये बात मिलती है कि नियमितता थी, सातत्य था पुरुषार्थ में, तो सफलता जरूर मिलती है। इट हैज टू कम। सफलता जरूर आपके पास आएगी। तो दूसरी बात यह है, इस दौरान मैंने ये भी आपको बात कही कि संयम नियम जरा बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, आपके मन में भी जैसे हमारी मेमोरी बढ़ जाती है तो और कुछ भी हम अंदर नहीं रख सकते। अगत्य की बात होती है, जरूरियत की बात होती है, अभी हम अंदर कुछ एंटर नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी फुल हो गई है। उसी तरह मन की बात होती है, दिमाग की बात होती है। आपने बहुत कुछ कचरा अंदर डाल दिया, टीवी सीरियल सब बहुत देख लिए, फिल्म बहुत देख लिए और टीवी भी बहुत देख लिया, तो ये सब कुछ फिर जब पढ़ाई के वक्त आपके सामने चलचित्र के रूप में चालू हो जाएगा। फिर कई युवा जो फरियाद करते हैं कि स्वामी मैं पढ़ाई तो करता हूँ लेकिन याद नहीं रहता है। आप में से कहीं की ये भी फरियाद होगी, है ना? होती है। हमारे पास आते हैं, अनिल जी को भी अनुभव होगा, अतुल जी को भी अनुभव होगा, जितेंद्र जी को भी अनुभव होगा कि विद्यार्थी आते हैं और यही फरियाद करते, याद नहीं रहता है। मेरे पास तो जब कोई फरियाद करने के लिए आता है ये कि याद नहीं रहता है, मैं तो पहले ये बात करता हूँ कि ये सभी बातें जो आपको अभी विद्यार्थी अवस्था में जरूरत की, वो छोड़ दो, बंद कर दो। टीवी की जरूरत नहीं है, फिल्म की जरूरत नहीं है। अभी आप फोकस करें और आप ही अपने मन में तय करके ये सब छोड़ दें तो ही आपकी तरक्की होगी, वरना तरक्की होना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। तो संयम नियम बहुत जरूरी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे जो भारत के राष्ट्रपति थे, उनके जीवन में से भी आप विद्यार्थी के रूप में बहुत अच्छी बात सीख सकते हैं। अपने गांव रामेश्वरम में से वे प्रथम विद्यार्थी थे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, भारत के महान वैज्ञानिक बने, फादर ऑफ इंडिया एटॉमिक बॉम्ब बने, इंडिया एंड प्रोग्राम मतलब न्यूक्लियर प्रोग्राम के पितामह बने, पीपल्स प्रेसिडेंट बने और देश प्रदेश में कई यूनिवर्सिटियों में उनको डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। यूनिवर्सिटी अपने आप को भाग्यशाली मानती थी कि हमने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक ये डॉक्टरेट की डिग्री से, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री उनको एनायत की, तो ये हमारा सौभाग्य है, ऐसी यूनिवर्सिटीज मानती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एक कार्यक्रम में कोई विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा कि आप जब छोटे थे, विद्यार्थी अवस्था में थे, जब कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग पढ़ाई हो रही थी आपकी, तब आप फिल्म देखते थे? तब आप सभी विद्यार्थी को अभी ये उत्तर बहुत आश्चर्य लगेगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने विद्यार्थी को इस प्रश्न के उत्तर में साफ साफ बता दिया कि मैंने अपने जीवन में कभी कोई फिल्म नहीं देखी है। वो पूछा क्यों, आपने क्यों फिल्म नहीं देखी?
डॉक्टर कलाम साहब ने कहा कि वो 3 घंटा वहां बैठ के देखना, वो मुझे लगता था कि मेरे जीवन के लिए वो उपयोगी बात नहीं है, मेरी पढ़ाई में वो सहायक बात नहीं है, मेरे जीवन में मुझे जो मंजिल तक जाना है उस मंजिल में ये कोई उपयोगी होने वाली बात नहीं है। अगर नहीं है सहायक बात, उपयोगी बात नहीं है, जरूरी नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया। इतने स्पष्ट विचार थे, क्या संयम था। तो ये स्पष्ट विचार से, ये संयम से आप अपनी एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, आपका मेमोरी पावर आप कंजर्व कर सकते हो, आपका इंटेलेक्चुअल पावर आप कंजर्व कर सकते हो। तो संयम नियम का एटीट्यूड मास्टर की, संयम नियम का एटीट्यूड बहुत जरूरी है, जिसमें से चारित्र की दृढ़ता होती है। हम समझते हैं, आप सब विद्यार्थी जानते हैं कि जब विवेकानंद जी प्रवचन करते थे, जब विवेकानंद जी को लोग सुनते थे, उनसे बात करते थे, तब उनकी एक तेजस्वी प्रतिभा से वे दिक्कत रह जाते थे। उनको ये होता था कि विवेकानंद जी का, इनकी मतलब विवेकानंद जी की क्या पर्सनालिटी है, विवेकानंद जी की क्या प्रतिभा है, उनकी याददाश्त क्या है, उनका मेमोरी पावर जबरदस्त था। उसका कारण क्या था? अपने जीवन में नियम धर्म थे और अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन था। तो हमारे सत्शास्त्रों में बात लिखी है कि जब आप विद्यार्थी अवस्था में तब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। इसमें बहुत शक्ति है। ये याददाश्त तो एक छोटी सी बात है, ब्रह्मचर्य की एक ऑफशूट है, लेकिन जीवन में बहुत बड़ी आपकी एक प्रतिभा बन सकती है। संयम नियम आपके जीवन में हो, ब्रह्मचर्य का नियम हो। आप विद्यार्थी पढ़ते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स आप साथ में पढ़ते हो, उसके लिए हम मना नहीं करते हैं। आज सब व्यवस्थाएं अच्छी है, बड़ी अच्छी स्कूल में बॉयज और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं, साथ में आप पढ़ाई भी करें, साथ में एक अच्छी टीम बना के आपके जो प्रोजेक्ट है उसमें आप काम भी करें। लेबोरेटरी जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की होती है, वहाँ बॉयज एंड गर्ल्स साथ में अच्छा पैर, मतलब अच्छी अच्छे ग्रुप बना के साथ में काम करते हैं। वो सभी कुछ करना है, उसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि सभी का अधिकार है, बॉय हो या गर्ल हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, सभी का विद्याभ्यास के लिए अधिकार है, सभी को प्रयत्न करने का अधिकार है, सभी को जीवन में सिद्धियां प्राप्त करने का अधिकार है। प्रेम से आप साथ में रहे, साथ में पढ़ाई करें, साथ में अच्छे ग्रुप में टीम बना के, जो भी आपके टीचर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, साथ में लेके पढ़ाई करें। लेकिन आपके विचार में, आपकी भावनाओं में आपको संयम नियम रखना बहुत जरूरी है। जब तक आपका विद्याभ्यास पूर्ण न हो, तब किसी और प्रकार का कोई विचार आपको नहीं करना है। लड़कों को लड़की के लिए या लड़कियों को लड़के के लिए और कोई विचार विद्यार्थी अवस्था में नहीं करना है। फिर से दोहराना चाहूंगा कि आप साथ में पढ़ाई कर सकते हो, एक दूसरे को मददरूप हो सकते हो, और एक मित्र भाव से साथ में रह के विद्याभ्यास कर सकते हो। क्लास में, लेबोरेटरीज में पैर बना के, ग्रुप्स बना के आप लड़के या लड़कियां साथ में रहकर काम कर सकते हो। तो वो सभी कुछ ठीक है, अच्छी बातें हैं, लेकिन संयम नियम अपने विचार में, संयम नियम अपनी भावनाओं में रखना बहुत जरूरी है, वरना आप अपना जीवन गवा देंगे, क्योंकि विद्या अभ्यास आप ठीक नहीं कर पाएंगे। विद्या अभ्यास के अलावा सब कुछ आपको जीवन में बाद में मिलने वाला है। आपको अच्छे विद्याभ्यास के बाद आपको अपने जीवन साथी भी अच्छे मिलने वाले हैं, आपको जॉब या बिजनेस भी अच्छा मिलने वाला है, आपका परिवार भी अच्छा होने वाला है, आप अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा भी अच्छी कर पाओगे, अपने मित्रों को भी मदद हो पाओगे, अपना सोशल सर्कल भी अच्छा हो जाएगा, समाज में आपकी गिनती भी होगी, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, तो अच्छे काम भी आप कर पाओगे। सभी कुछ आपको जीवन में आगे आगे मिलने वाला है, लेकिन एक शर्त है कि अभी विद्यार्थी अवस्था में आप विद्याभ्यास ठीक करें। ये अभिगम मास्टर की है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्यार्थी के लिए ये
पुरुषार्थ करते करते, नीतिमत्ता रखते हुए, नियमित रूप से सातत्य मेंटेन करते हुए, संयम नियम रखते हुए, ब्रह्मचर्य का दृढ़ पालन करते हुए आप विद्या अभ्यास करना और देखो परिणाम कैसे मिलते हैं। जरूर बढ़िया परिणाम मिलेंगे। आप में से कई लोग ये बात जानते हैं, आप में से कई लोग इस राह पे चले हो, आप लोग ने इसके फल देखे हैं। और अभी जैसे अतुल जी ने बात बताई, ये तो अब विदर्भ से ये एक अच्छा मूवमेंट में कहूंगा चालू हुआ है कि यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स होते हैं और यूथ एम्पावरमेंट होता है, और भविष्य में ये, अभी तो ये छोटा सा सीड है, भविष्य में जाके एक बड़ा वृक्ष बनेगा और पूरे भारत में युवाओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम भी शुभेच्छा व्यक्त करते हैं, आपकी संस्था के लिए, आपके प्रयत्न के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन विद्यार्थी को ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत शांति से बात सुनना, आपको अगर भगवान ने बुद्धि शक्ति दी और उस बुद्धि शक्ति से आपने शायद अच्छा विद्याभ्यास भी किया, लेकिन अपने आप पे आप संयम नहीं रख पाए व्यसन की दृष्टि से, आपके विचार और भावनाओं की दृष्टि, आपके वर्तन और चारित्र की दृष्टि, तो एक समय ऐसा आ सकता है आपके जीवन में कि आप बुद्धि शक्ति विद्याभ्यास सब कुछ स्कूल में मिल जाए। हमने ऐसे विद्यार्थी देखे हैं, मैं नाम नहीं दूंगा, बिना नाम मैं आपको एक सत्य घटना शेयर करना चाहूंगा। एक विद्यार्थी था, आज भी हम उसको पहचानते हैं, साल पहले भी पहचानते थे, अहमदाबाद में था, उत्तर भारत का हिंदी भाषी लड़का था, तेजस्वी विद्यार्थी था, 12वीं कक्षा में बोर्ड में प्रथम 10 क्रमांक पे उसका नंबर था। इंजीनियरिंग में एडमिशन मिला, इंजीनियरिंग में भी एकदम ब्राइट मेरिट स्कॉलरशिप मिली। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में भी उसको स्पेस टेक्नोलॉजी में एकदम इंटरेस्ट होने लगा, पुस्तकें पढ़ने लगा, पढ़ाई के अलावा मतलब रेगुलर कोर्स के अलावा लाइब्रेरी में जाके स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ने लगा। और आप सभी विद्यार्थी युवाओं को जान के ताज्जुब होगा कि जब वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, तब वे स्पेस टेक्नोलॉजी में जो सैटेलाइट्स होते हैं, उपग्रह होते हैं, वो सैटेलाइट्स कितने नीचे आ सकते हैं, इस अर्थ के सरफेस के कितने नजदीक आ सकते हैं, उसकी फ्लाइट और स्पीड क्या रहती है, ये सभी कुछ के बारे में बहुत पढ़ाई की और रिसर्च पेपर तैयार किया, दिल्ली में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया। वहाँ के सभी वैज्ञानिक प्रभावित हुए, उनको नासा नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एसोसिएशन में वहाँ अमेरिका में पर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था। जब वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, अभी तो इंजीनियरिंग पूरा नहीं किया था, तभी उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में उनकी बुद्धि बहुत चलने लगी थी। और भारत में भी डिफेंस मिनिस्ट्री में उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से भी उनको रिसर्च के लिए मदद रूप व्यवस्थाएं की गई थी। मतलब बहुत ब्राइट था उसका फ्यूचर, भविष्य बहुत उजाला था उसमें, और बहुत बड़े वैज्ञानिक उसमें सब देखते थे। लेकिन अब आप सभी ये बात बहुत सीरियसली सुनना, व्यसन की आदत शुरू हुई, छोटे छोटे व्यसन करते थे, थोड़ा अहम भाव भी आ गया कि मेरी बुद्धि शक्ति बहुत है, छोटी उम्र में इतनी सिद्धियां हासिल की है, मेरे पास तो एक अच्छा भविष्य सुरक्षित है। समझ लेना
इस प्रकार का अभिगम कभी मत रखना कि मेरा भविष्य बहुत सुरक्षित है, मेरे पास बुद्धि, शक्ति, कला का संसाधन है। ये सभी कुछ कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी आपके हाथों में से ये सभी बातें चल सकती है और जीवन बर्बाद हो सकता है। तो व्यसन में से बड़े व्यसन चालू हो गए और फिसल पड़ा, कुसंग में फिसल पड़ा और इतने हद तक जा पहुंचा कि अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाया और उसके बारे में ड्रग्स की बात आई और कुछ बातें आई। डिफेंस मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इसरो के साथ भी कुछ बातें हुई थी, वो सभी भी पूरी हो गई। नासा ने भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस लड़के को बुलाना छोड़ दिया। उसने 5-7 बार प्रयत्न किया, फिर भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया, 4 साल अंडर ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया। और आज आप सभी को जान के दुख होगा, हम भी जब ये बातें विद्यार्थी को करते थे, जब भी उसको याद करते हैं तो हमको भी दुख होता है। आज वो अहमदाबाद में एक सामान्य फैक्ट्री में सामान्य क्लैरिक जो विद्यार्थी का भविष्य तेजस्वी था, वो चाहता तो अब्दुल कलाम की तरह एक वैज्ञानिक के रूप में भारत को बहुत बड़ी सफलताएं, सिद्धियां इस क्षेत्र में दिला सकता था, लेकिन तभी कुछ धूल में मिल गया क्योंकि अपने जीवन में वो संयम नियम नहीं, कुसंग से वो दूर नहीं रह सका, व्यसन को छोड़ नहीं सका। बड़े बड़े व्यसन उसको चिपक गए अपने जीवन में। अपने माता पिता ने उसको समझाया, हम संतों ने उसको समझाया, वो मंदिर आता था, हमारे संत के साथ परिचय में था, उस संत ने भी घंटों बैठ के दिनों तक उसको समझाया, वो वापस नहीं मुड़ सका, अपने जीवन में से ये सभी बातें छोड़ नहीं सका और अपना जीवन बर्बाद कर दिया, परिवार को बर्बाद कर दिया और भारत देश को, हमारे देश को एक बड़ा वैज्ञानिक मिलने वाला था, वो बात मिट गई। तो ये अभिगम हमेशा अपना के जीवन में संयम नियम रखना है। मास्टर किए कितनी भी बात आपके पास अच्छी हो, लेकिन संयम नियम अगर नहीं होंगे तो सभी कुछ धूल में मिल सकता है। तो ये बहुत जरूरी है। आप यूथ एवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम से और ऐसी अच्छी संस्था से मार्गदर्शन लेते हुए अपने अभ्यास में आगे बढ़ते हुए आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, भविष्य में अच्छी तनख्वाह के साथ अच्छी नौकरी करेंगे या बिजनेस चालू करेंगे। उस वक्त भी आपको जीवन में सत्य के साथ शादी करके रहना है। सत्य से कभी विचलित मत होना, जिसको हम बिजनेस में एथिक्स बोलते हैं, नीति नियम और सिद्धांत बोलते हैं। तो ये अभिगम बहुत जरूरी है, नीति नियम और सिद्धांत का ये अभिगम, क्योंकि आप अगर शायद न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या हफ्ते में या 15 दिन में कोई ऐसी घटना तो जरूर आती है कि कोई बार कोई लोभ की वजह से पैसे के गोलमाल में या कोई अनैतिक संबंध ऑफिस में किसी कर्मचारी के साथ हुआ की वजह से बड़े बड़े टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी है, मतलब उनको निकाल दिया गया है ऑफिस में से, कंपनी में से, और कोई जगह पे जॉब नहीं मिलती है क्योंकि प्रीवियस रेफरेंस में उनके बारे में सही रिपोर्ट प्राप्त नहीं होता है और अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने जीवन में ये संयम नियम का पाठ रखें, क्योंकि संयम नियम के से ही जीवन में और नीतिमत्ता से ही जीवन में सत्य और एथिक्स को अपने जीवन में साथ लेके चलते ही आपको जीवन में बड़ी कामयाबी मिलती है। इनिशियल स्टेज में आपको लगेगा कि यार ये सब मैं रखता हूँ तो तरक्की कम होती है, और जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नीति नियम सिद्धांत नहीं रखे उन सभी की तरक्की तो बहुत तेज होती है। वो आपको शुरुआत में लगेगा, आपको स्लिपरी स्लोप्स भी नजर में आएंगे,
ये राह पे अगर मैं चल जाऊं तो थोड़े समय में, कम समय में, कम पुरुषार्थ में बड़ी कामयाबी, बड़े पैसे मिल सकते हैं, ये सभी कुछ आपको दिखेगा, लेकिन उस राह मत लेना, उस तरफ आप मत जाना, क्योंकि वहां डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है। आपकी बैंक का नाम यस है तो यस बैंक कभी भी नो बैंक बन जाती है ना। आपने ये सभी कुछ पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, सुना भी होगा। तो विद्यार्थी अवस्था में से यही पाठ दृढ़ करना वो बहुत जरूरी है। एक और अच्छा अभिगम और आखिरी अभिगम आपको सिखाना ये चाहूंगा कि भगवान के प्रति श्रद्धा रख के भगवान का कुछ नाम स्मरण और प्रार्थना रोज करना। कितने भी नास्तिकता के विचार आपके मन में हो या कोई आपका मित्र हो वो नास्तिक हो, वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक होगा, लेकिन आप श्रद्धा बनाए रखना कि भगवान ने ये सृष्टि की रचना की है, भगवान सर्वकर्ता आता है। और आज तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये संशोधन करके हमें बताया है कि भगवान के साथ आप प्रार्थना के रूप से जुड़ गए, ये नाम स्मरण की ना माध्यम से आप जुड़ गए तो आपको जीवन में बहुत लाभ होता है। ये सभी बातें साइंटिफिक रूप से प्रूव हुई है। मैं संत हूं इसलिए सिर्फ श्रद्धा से आपको बात करता हूं, ऐसा नहीं है। मैंने भी अपने जीवन में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है, और मैंने पूरी की है 30 साल पहले। मतलब आप सभी विद्यार्थी पैदा भी नहीं हुए थे, जन्म भी नहीं हुआ, तो उसके पहले मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है। तो मैं भी एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ और अध्यात्म का भी विद्यार्थी हूँ, और दोनों के संयोजन से मैं आपको बात करना हूँ। आई एम गिविंग यू कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों के मिलाप से आपको ये बात करना चाहूंगा कि जीवन में भगवान के साथ जुड़ना नाम स्मरण या नित्य प्रार्थना से वो बहुत जरूरी है। कोई नास्तिक आपको यह आर्ग्यूमेंट करेगा कि यार भगवान किसने देखे हैं और भगवान कहाँ है, तो आप ये सृष्टि उसको दिखा देना। आप बोल सकते हो कि ये सूर्य रोज सुबह निकलता है और हमें प्रकाश भी देता है और गर्मी भी, मतलब हीट और लाइट दोनों देता है। इसका कारण क्या है कि तो सूर्य के सरफेस पे हाइड्रोजन हीलियम ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हर सेकेंड करोड़ों टन गैस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसकी वजह से गर्मी और तेज प्रकट होते हैं और हमें दो किरण पृथ्वी पे आ जाते हैं और हमारी सुबह गिर जाती है। तो वहां तो कोई वैज्ञानिक का कंट्रोल तो नहीं है उत्तरी पे, सन के सरफेस पे, नासा या इसरो के यूरोपियन एजेंसी का। तो कभी कोई रिएक्शन ज्यादा बढ़ गया और ज्यादा एक्स्ट्रा करोड़ टन का रिएक्शन वहां हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया गैस का, तो यहाँ पृथ्वी पे टेम्परेचर 60 डिग्री, 70 डिग्री या 80 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो क्या कर पाएंगे आप सभी के घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में जितने एसी चालू करेंगे वो भी काम नहीं करेगा, लोग जल के मर जाएंगे। तो कोई कंट्रोल करता है वहां टेम्परेचर, कोई कंट्रोल करता है हाइड्रोजन हीलियम का रिएक्शन। हमारा तो कंट्रोल है नहीं, मनुष्यत्व का तो है नहीं, वैज्ञानिकों का तो है नहीं, मतलब साइंटिस्ट का तो है नहीं। समझ लो 80-90 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया पृथ्वी में, तो क्या होगा? आपके नागपुर में कभी 42, 45, 47 डिग्री तक भी पहुंच जाता है, कितनी तकलीफ होती है। तो इमेजिन 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री तक पहुंच जाए तो कोई कंट्रोल करता है, कृपा है उनकी, इसलिए हम जीते हैं। ऐसी तो हजारें बातें हैं। जब आप कुदरत के सामने देखते हो, सृष्टि के सामने देखते हो, तब आपको प्रतीति आती है कि इसका कंट्रोल करने वाला कोई है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, एक निर्धारित रूप में, एक निर्धारित गति से घूमती है। पाएंगे क्या? किसी का बस नहीं चलेगा। और स्पीड कम हो गई या तेज हो गई तो दिन रात में फर्क आ जाएगा, महीने में, ऋतु में फर्क आ जाएगा, पूरा डिस्ट्रक्शन कम हो जाएगा पृथ्वी पे।
तो करोड़ों साल से पृथ्वी धरती पे घूम रही है, उसकी एक जो नियंत्रित है वो माइक्रो सेकंड तक ये नियंत्रित स्पीड कंट्रोल कोई करता है, वो भगवान है। तो ये श्रद्धा रखना। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग और डॉक्टर एच.जी. कोइंग ने साइंटिफिक एक प्रयोग किया कि साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से विद्यार्थी के माइंड मैपिंग हुए, एमआरआईज हुए। विद्यार्थी थे 4 साल की उम्र से लेके 22 साल की उम्र वाले थे, बड़ी उम्र वालों में भी हुआ था, लेकिन मैं आपको विद्यार्थी के प्रयोग के बारे में बात करना चाहूंगा। तो साइकोन्यूरो सॉफ्टवेयर से उनके माइंड मैपिंग और एमआरआई हुए, फिर उनको बिठाया गया कि आप जो भी भगवान में मानते हो श्रद्धा से आप भगवान का नाम स्मरण करें। 12 मिनट तक करवाया, 5-7 बार करवाया, फिर उनको छोड़ दिया, घर पे जाओ आप घर पे भी 12 हफ्ते तक रोज ये प्रयोग करना। 12 हफ्ते के बाद सभी को वापस बुलाया, माइंड मैपिंग किए, 5-7 बार ये प्रयोग किया, 5-7 बार, और फिर से सॉफ्टवेयर वर्जन 2.0 से एमआरआई किए, माइंड मैपिंग किए, और ये नतीजा प्राप्त हुआ। कंक्लूजन रिपोर्ट में ये बात लिखी है कि जो 4 साल से 12 साल के जो छोटे विद्यार्थी थे, उन्होंने 12 मिनट के लिए भी रोज नित्य नाम स्मरण भगवान का किया, तो उनकी याददाश्त में 15 से 25% बढ़ावा मिला। इतना बड़ा लाभ है विद्यार्थी अवस्था में नाम स्मरण का, ये कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है। आप 60-65 या 70% लाभ थे, उसमें से आपकी याददाश्त 15%, 25% बढ़ गई, तो आप 85 और 90 तक पहुंच सकते हो। और जो 12 साल से 22 साल वाले जो बड़े विद्यार्थी थे, उनको ये लाभ मिला कि 15% से लेके 25% तक उनका विल पावर और कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मतलब आत्मविश्वास बढ़ गया। जैसे ही आप अपर स्टडीज में जाते हो, आपकी याददाश्त के साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल और विल पावर जितना अच्छा हो, दृढ़ हो, मनोबल जितना दृढ़ हो, मनोबल और आत्मविश्वास, विल पावर और कॉन्फिडेंस मतलब मनोबल और आत्मविश्वास, ये 15 से 25% बढ़ गया भगवान के नाम स्मरण से। ये साइको न्यूरो सॉफ्टवेयर से डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग, डॉक्टर एच.जी. कोइंग, ये दोनों साइंटिस्ट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ये प्रयोग करके हमें बात दी है। ये आप नेट पे जाके ये सभी नाम मैंने आपको दिए हैं, आप ये बात पढ़ सकते हो। तो कितना बड़ा लाभ है भगवान में श्रद्धा रखना और भगवान के नाम स्मरण करना। आप में से कहीं करते होंगे, आपके परिवार के संस्कार होंगे, परंपरा में करते होंगे, बड़ी बात है, आपको अभिनंदन है। लेकिन जो विद्यार्थी को इस प्रकार की कोई अच्छी छूटे न हो, तो आप अच्छी आदत आपको जीवन में होनी बहुत जरूरी है। आप प्रयोग करना, 6 महीने 1 साल तक के प्रयोग करना, आपको जरूर अपने आप में थोड़ा परिवर्तन दिखेगा। तो ये बड़ा लाभ है। तो अभिगम ये रखना है कि भगवान में अस्तित्व है, उनका सर्व करता आता है, और उनके प्रति मुझे नाम स्मरण या प्रार्थना से नित्य जुड़ना है। तो ये आपकी मास्टर की बन जाएगी, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, विल पावर बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और क्या चाहिए आपको विद्यार्थी अवस्था में? इससे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बड़ा फायदा है। तो ये अभिगम आप जरूर रखना, श्रद्धा से रखना, बड़ा लाभ हो जाएगा। तो ऐसी थोड़ी बातें हैं विद्यार्थी अवस्था की। अभिगम इस मास्टर की आप कभी मत ये सोचना कि मैं थोड़े गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास पैसा का संसाधन कम है। आप चिंता मत करो, आप मेहनत करके पुरुषार्थ करके अच्छी पढ़ाई करेंगे तो मैरिज और स्कॉलरशिप सभी कुछ आपके पास खींच के आएगा, चिंता मत करना, भगवान की कृपा भी होगी। आप ये भी मत मन में रखना कि यार मेरी याददाश्त कम है, मैं तो 50 या 60% वाला विद्यार्थी हूँ, 50-60% के रेंज में मैं रहता हूँ, मैं तो कैसे 80% 90% की रेंज में पहुंच सकता हूँ। लेकिन ये सभी प्रकार के अभिगम जो मैंने आपको अभी बात की, उस पे आप गौर करते हुए चलते रहेंगे तो आप 50-60% की रेंज में से 70-80 और 90% की रेंज में भी आप जा सकते हो। कई विद्यार्थी गए हैं, आपके आसपास भी कोई होगा,
तो ये दूसरी बात के लिए भी आप चिंता मत करना। तीसरी बात है कि मेरा भविष्य क्या होगा उसकी चिंता भी मत करना, यार क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ एडमिशन मिलेगा, कहाँ मैं रह पाऊंगा और मेरा भविष्य क्या होगा, ये अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आंख बंद करके श्रद्धा रख के पुरुषार्थ करते रहना, सभी अच्छे द्वार, बड़े द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। समय आते ही सब कुछ होगा। कल की चिंता मत करना, आज अच्छी पढ़ाई करनी है बस। इतना लीव अ डे एट अ टाइम, अंग्रेजी में बहुत अच्छी कहावत है, लीव अ डे एट अ टाइम। आज जीना है, कल की बात अभी नहीं करनी है। तो इससे इस प्रकार के अभिगम से आपको बहुत लाभ होगा। आप सभी को हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी देश का भविष्य है, बड़ी उम्मीद आपसे है। आप देश को डेवलप्ड कंट्री, मतलब विकसित देश, सुपर पावर देश आप बना सकते हो। आप में इतनी शक्ति है, वो शक्ति को उजागर करनी है। इस प्रकार की बातों से, आपके मनोबल से, आपके आत्मविश्वास से और ऐसी अच्छी संस्था के ऐसे अच्छे कार्यक्रम से आपको बहुत बल मिलता है, विजन मिलता है। तो हम आज भगवान स्वामीनारायण हमारे इष्ट देव के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे गुरुवरी प्रमुख स्वामी महाराज और हमारे गुरुवरी महान स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को ऐसे आशीष दे। हमारी भी प्रार्थनाएं आपके लिए हैं। आप अपने जीवन में बहुत अच्छी पढ़ाई करके, बहुत अच्छी तरक्की करके अपना जीवन, परिवार का जीवन, समाज को उन्नत कर सके, देश को उन्नत कर सके और हमें भविष्य में आप सभी का नाम सुन के हमको भी गौरव हो, हमको भी आनंद आए बुढ़ापे में कि आप सभी को युवा अवस्था में समाज और देश की इतनी अच्छी सेवा करते हुए आप तरक्की कर रहे हो। फिर से एक बार फॉर्च्यून फाउंडेशन के भी हम आभारी हैं। श्री अनिल जी ने बहुत एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। श्री जी सागलानी जो तो BAPS संस्था के हमारे अपने ही हैं और वे भी विकासा के सभी स्टूडेंट साथ में जुड़े हुए हैं। अतुल गोयल जी भी हैं। अभी ऐसे ये सभी निस्वार्थ पुरुषार्थ आप सभी विद्यार्थी स्वार्थ नहीं है, आप सभी के लिए ये लोग निस्वार्थ पुरुषार्थ करते हैं। तो आप भी अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं। फिर से एक बार आप सभी के लिए प्रार्थना। धन्यवाद और जय स्वामीनारायण। धन्यवाद। धन्यवाद परम पूजनीय परम श्रद्धेय गुरुवर्य स्वामी ज्ञानवत्सल जी। आपके इस उद्बोधन से, आपके इस आशीर्वाद से, आपने दी हुई मास्टर की से आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी युवा पीढ़ी को, युवक युवतियों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आगे के मार्गक्रमण के लिए अच्छा मार्ग मिलेगा। वैसे ही हमारे फॉर्च्यून फाउंडेशन को भी आपके इस आशीर्वाद से आगे को चलने के लिए, आगे सब उपक्रम के लिए, उसके बढ़ावे के लिए प्रेरणा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा और ये मास्टर की लेके ही हम आगे चलेंगे। इसी के साथ हम अभी इस आज के चर्चा सत्र के अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। मैं फॉर्च्यून फाउंडेशन के पदाधिकारी सम्माननीय साकेत जी बगाड़िया से विनंती करता हूं कि वे आभार प्रदर्शन करें और इसी आभार प्रदर्शन के साथ आज के इस चर्चा सत्र का समापन होगा, ऐसा मैं कहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस चर्चा सत्र में जहां स्वामी जी का सबको आशीर्वाद मिला हुआ है, इससे अच्छा तो कोई सेशन हो ही नहीं सकता था। एक ऐसा सेशन जिसके अंदर हमें हर चीज़ के बारे में स्वामी जी ने हमारे बाल्यावस्था से लेकर के हमारी युवावस्था तक हमें हमारे जीवन काल में क्या क्या चीज़ों का आत्म विश्लेषण करना है और हमें किन चीज़ों को फॉलो करना है, वो चीज़ें उन्होंने हमें बताई है।
और आज ये मौका मिला है। मैं संपूर्ण सभी लोगों की तरफ से स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि स्वामी जी आज आपने जो हमें ये राह दिखाई है, ये राह ये जितने भी विद्यार्थी है, ये विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक रहेगी। मैं अगर स्वामी जी के लिए बोलूँ कि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। स्वामी जी ने हमें कहा था कि नहीं, हम पुरुषार्थ के ऊपर हमारा ध्यान दें, अभ्यास पर हम फोकस रखें, हमेशा चलते रहना, दौड़ते रहना। ये स्वामी जी ने हमें सिखाया है। पेस्पिरेशन परपिट्रेट सक्सेस। यस, ये बहुत घोष वाक्य रहेगा हम सब लोगों के लिए। संयम, नियमितता का नियम हम सबको पालन करना है। सफलता के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, हर व्यक्ति ने डेली प्रार्थना ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना ही है जो हमारे जीवन के अंदर में एक अच्छा सार लेकर आएगी और हमें हर काम को करने के लिए प्रेरणा देते रहेगी। एटीट्यूड इज़ द मास्टर की टू सक्सेस, और यही हमारा आज है। मैं यहाँ पर इस यस फाउंडेशन, नाम तो यहाँ पर लिया गया है यहाँ पर में कि नहीं हमारे ये फाउंडेशन है, लेकिन मैं इसको हमेशा यस फाउंडेशन बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आके हर किसी व्यक्ति को बोला जाता है से यस, डोंट से नो, से यस फॉर एवरीथिंग। यूथ एम्पावरमेंट समिट, अनिल सोले जी, माननीय अनिल सोले जी, इन्होंने इसकी परिसंकल्पना करके एक इतने सारे युवाओं को इतना सारा अवसर दिया हुआ है, एक बहुत ही शानदार कार्य किया हुआ है। सभी लोग उनके लिए बहुत धन्य है उस चीज़ के लिए कि आपने बहुत अच्छा किया हुआ है। अतुल गोयल जी ने आज यहाँ पर आकर के इस समारोह की शोभा बढ़ाई है, हम उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार है इस चीज़ के लिए। टू कंफर्म एंड टू कंक्लूड, आई वुड जस्ट से कि जो स्वामी जी ने हम सब लोगों को सिखाया है आज, मैं केवल उसको 2 वाक्यों के अंदर अगर उसको परिसंकल्पना कर पाऊँ तो उसके अंदर ऐसा होगा कि सपना अगर बड़ा देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी। अगर सपना बड़ा देखोगे तो मुश्किलें भी लाख आएगी, लेकिन वो मंज़र बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। वो मंज़र बहुत खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। शाखा अगर रही तो पत्ते भी आएंगे। ये दिन अगर बुरे हैं, आज हम कोरोना की बात करते हैं, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। आप सब लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि ये अपनी सफलता के साथ में ये कोरोना का भी मंत्र अपने जीवन में करें, सुरक्षित रहे, कोरोना के सारे नियमों का पालन भी करें। आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं सभी का यहाँ पर मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। नागपुर ब्रांच ऑफ ICI की तरफ से आप सबका आभार प्रदर्शन करता हूँ। स्वामी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बढ़िया हुआ।